हेलो स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के बारे में। अब जैसा कि चैप्टर में बताया जा रहा है कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसका मतलब है कि जो मूव करता हुआ चार्ज है वो भी मैग्नेटिक फील्ड या उसके कारण ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है या वो भी मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं इस चैप्टर में। तो शुरुआत के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे ऑस्टर ने जो किए थे वो कुछ इस तरह से थे कि उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया था और इस करंट कैरिंग वायर में उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास नीडल कुछ इस तरह से रख दिया था। तो जब उसको लेके गए तो ये नीडल जो है अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया कुछ इस तरफ। यही चीज़ जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को बदल के की कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर जो इस टाइम जो डिफ्लेक्शन था वो एक अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो करंट की डायरेक्शन बदलने पे जो डिफ्लेक्शन मिला वो पहली डायरेक्शन से अपोजिट था। तो इस तरह से ये तो महसूस हुआ कि जो करंट कैरिंग वायर है वो वैसी ही कुछ फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसा कि एक मैग्नेट में है, क्योंकि ये जो है अफेक्ट हो रहा है एक करंट कैरिंग वायर से, और करंट कैरिंग वायर इसका मतलब कुछ ना कुछ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। और क्योंकि मैग्नेटिक नीडल जो है मैग्नेटिज्म के कारण अफेक्ट होती है या वो नीडल डिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ भी इसका मतलब ये करंट कैरिंग वायर कुछ वैसा ही प्रोड्यूस कर रहा था जैसा एक मैग्नेटिक और या फिर एक मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से ये चीज़ तो कंफर्म थी कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक चार्ज पर किया गया। चार्ज को यहाँ पर कुछ इस तरह से रख दिया गया, इसका मैग्नीट्यूड जो था वो क्यू था। अब चार्ज को रखा गया, करंट फ्लो कर रहा था। चार्ज को रखने पर कुछ भी हमें डिफ्लेक्शन या कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो एक एक्सपेरिमेंट आगे किया गया कि इसको एक आगे की तरफ कुछ इस तरह से वेलोसिटी दे दी गई कि आगे की तरफ ये मूव करे। अब जब इसे वेलोसिटी दी गई तो ये सीधा ना जाकर कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, अपने पाथ से हट गया। तो जब अपने पाथ से हटा तो इसका मतलब सर्टेनली इस पर कोई ना कोई फोर्स लगी, इसके कारण ये अपने पाथ से हटा। तो जब ये अपने मूव करता हुआ अपने पाथ से हटा तो ये सोचा गया कि कौन सी फोर्स इस पर लगी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले सोचते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी होगी, क्या पता है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में चार्ज पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा लगती है, चाहे वो मूव कर रहा हो चाहे वो रुका हुआ हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लग रही होती तो रुके हुए चार्ज पर भी लगती है और मूव करते हुए चार्ज पर भी लगती है। तो यहाँ पर ये देख कर लगा कि ये इस पर जो फोर्स कोई नया फोर्स लग रहा है, और उस नए फोर्स को नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स, जो रुके हुए चार्ज पे नहीं लगता है, जो रुके हुए चार्ज पे नहीं, एक मूव करते हुए चार्ज पर लगता है। तो इस तरह से चार्ज के मूव करने से जो मैग्नेटिक फोर्स पे एक्ट करता है इसको डिफाइन किया गया। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले समझते हैं हम व्हाट इज बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब होता क्या है इस केस में, इसमें एक करंट कैरिंग वायर हम कुछ इस तरह से लेते हैं और हमसे कहा गया कि हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें जो कि पॉइंट P है। तो एक करंट कैरिंग वायर जो कि ये है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू यहाँ पर I है। तो एक एलिमेंट हम यहाँ पे ऐसे लेंगे और उसके कारण उस पॉइंट पर जाएंगे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं हम कि r है। ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ है dl, जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला आता है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड dB की बात करूँ और इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई। ध्यान देना, यहाँ पर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये dl क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर। अब जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसको हम लिख लेते हैं dB और ये हो जाएगा म्यू नॉट
आई बाय 4 पाई डी एल क्रॉस आर जो हो जाएगा वो डी एल मॉड ऑफ डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब। सो एक मॉड आर एक आर क्यूब से कम होकर नीचे जो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन के आएगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ इस तरफ, तो डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। So this is the value of magnetic field due to a current elemental current carrying wire। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है इस केस में बार्क-सावर्त लॉ में। अब बुक में जब ये पूरा फॉर्मूला आया था तो वहाँ पे वो कहते हैं कि डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ बुक में यहाँ पे लिखी होती है, पर एक्चुअल में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण जो उसका वेक्टर फॉर्म है वो है, और ये स्केलर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड है, और उसके हम ज़्यादातर उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, तो हम अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ रखते हैं जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जिस डायरेक्शन में फिंगर मूव करेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आ रही है, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो अगर हमें बोर्ड के अंदर की तरफ की डायरेक्शन को मैं माइनस के मान लेता हूँ, माइनस जेड डायरेक्शन में, बोर्ड के बाहर की डायरेक्शन को हम प्लस के मान लेते हैं या प्लस जेड डायरेक्शन में। तो ये बायोट-सावर्त लॉ के बारे में है। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको वेक्टर की फॉर्म में। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, मान लो कि हमें डी एल वेक्टर दिया हो आई प्लस जे, और हमें वेक्टर आर दिया हो आई प्लस के, कुछ इस तरह से हमें दिया हो वेक्टर। तो हमसे कहा गया कि ये जो फॉर्मूला है वेक्टर वाला, इसको यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और आई की वैल्यू इसमें मान लो 5 एम्पियर दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका यूज़ करके हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी एल क्रॉस आर निकाल लेते हैं। डी एल क्रॉस आर अगर मैं यहाँ निकालूँ, डी एल क्रॉस वेक्टर आर, तो यहाँ भी हो जाएगा आई प्लस जे क्रॉस आई प्लस के। हम देख पा रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आई से आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, आई से के को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे, फिर जे की बात करते हैं, जे से आई को करेंगे तो माइनस के, और अगर मैं जे से के को करूं, जे इंटू के, तो ये आ जाएगा प्लस आई। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो है आई माइनस जे माइनस के। ये तो डी एल क्रॉस आर आ गया। अब मैं आर की बात करूं, यहाँ से मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो क्या आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2√2, तो मॉड आर का जो क्यूब होगा वो आ जाएगा 2√2। ठीक है, सॉरी, ये होगा √2 के बराबर। तो इस तरह से हमने मॉड आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, डी एल क्रॉस आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसको देखते हैं पहले। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। डी एल क्रॉस आर की वैल्यू आ गई है, आर क्यूब की वैल्यू आ गई। तो अब हम इस वैल्यू को उस इक्वेशन में रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि डी बी की वैल्यू क्या आती है। तो अगर मैं डी बी की बात करूं तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷। आई की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 5, आर क्यूब की वैल्यू है 2√2, और यहाँ पर जो डी एल क्रॉस आई की वैल्यू आई वो आई
माइनस जे माइनस के कैप, यहाँ पर भी कैप ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ का यूज़ करके हमने मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में नहीं, एक वेक्टर के फॉर्म में भी निकाल लिया है। अब नॉर्मली अगर डिस्टेंस दे रखी हो और अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो उस केस में साइन थीटा हमें दे रखा होगा, डीएल की लेंथ दे रखी होगी, आई दे रखा होगा, और हम तब आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन उस पर भी देखते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अब जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई DL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर मैंने सबको ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं करंट की वैल्यू दे दूँ, मान लो यहाँ पर भी मैंने 5 एम्पियर ही दे दिया, R इज इक्वल टू 1 मीटर, और एंगल जैसे कि कोई करंट कैरिंग वायर है ये इसकी, और इस पॉइंट पे हमसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो ये डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है। ठीक है, ये एंगल थीटा, इसे मैं कहता हूँ 30 डिग्री है। करंट यहाँ पे आई फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू 5 एम्पियर है, R 1 मीटर है। तो यहाँ पे अगर मैं सीधे मैग्नेटिक फील्ड DB निकालना चाहूँ, इस बार मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो DB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, सो 4 दैट विल बी 10 रेज़ टू द पावर -7, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू थी 10 रेज़ टू द पावर -7, आई की वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर, DL की वैल्यू जो है यहाँ पे, और DL की वैल्यू हमने अभी नहीं मानी, तो DL की वैल्यू हम कह देते हैं 5 सेंटीमीटर। तो DL हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में हमने बदल दिया। R की वैल्यू 1 है, तो ये स्क्वायर ऑफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -9, या मैं ये कह सकता हूँ कि 2.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -8। अब बात करते हैं, मैंने यूनिट वहाँ पे नहीं लिखा था, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो होती है टेस्ला। सो यूनिट ऑफ B यानी मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। सो दिस वाज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड विच वी सॉल्व बाय यूजिंग द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब इसका एक एप्लीकेशन आता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। समझना, क्योंकि अब ये जो है सिलेबस में CBSE के सिलेबस से हटा दिया गया है इसका प्रूफ, तो सिर्फ इसका एप्लीकेशन समझते हैं कि क्या है ये एक्चुअल में। तो मान लेते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है, करंट उससे आई जा रहा है, और हमसे कहा गया कि इससे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मान लो इस पॉइंट पे कहा उसने हमें कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो हम दो ऐसे एक एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इस वायर के दोनों एंड पॉइंट को, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पर, इसको कह लेते हैं हम A। तो हम एंगल मेज़र करेंगे, और दो एंगल मेज़र करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसको φ1 कहूँ और इसको φ2 कहूँ, तो दोनों एंगल जो यहाँ मेज़र करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे, एक डायरेक्शन में मेज़र नहीं करेंगे। इसका हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसी पे सवाल एक अच्छा बन जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि दोनों एंगल जो है अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र होंगे। ये ए जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई A इन द ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये दो वैल्यूज़ हैं
ये साइन φ1 φ2 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा ध्यान रखना कि ए इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ए जो यहाँ पर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आई है, ये दोनों एंगल जो हमेशा अपोजिट सेंस से मेज़र किए जाएंगे, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे आगे। तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको अगर मैं मिटा दूँ, इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। मान लो कि कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस पर करंट आई कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो हमसे कहा गया कि सेंटर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अगर करंट जो है आई है, करंट इज इक्वल टू आई है, और साइड्स जो इसकी हैं, साइड्स इज इक्वल टू ए है। अगर इसकी साइड्स ए है, करंट आई है, तो आप निकालिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और फिर हम बाकी चारों की द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन सेम है तो एक के द्वारा निकाली गई मैग्नेटिक फील्ड अगर हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो चारों की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड का यूज़ ज़्यादातर हम करते हैं, तो राइट हैंड का यूज़ करेंगे, अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे, फिंगर को उस पॉइंट पर रखेंगे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जिस तरफ फिंगर मुड़ जाएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंदर की तरफ हमारी फिंगर्स जा रही हैं, अंदर की तरफ फिंगर्स जा रही हैं। यहाँ अगर मैंने इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स को उस पॉइंट पर रखा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ अंदर की तरफ फिंगर्स जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ, यानी -K की तरफ। यहाँ भी देखेंगे अगर तो सेम है, यहाँ अगर हम देखें इस पॉइंट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इस पॉइंट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ फिंगर जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। सेम यहाँ पर भी होगा, अगर मैं यहाँ पर भी लूँ तो देख रहे हो ऊपर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और यहाँ पर भी अंदर की तरफ, यानी कि चारों की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि अगर एक की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं तो उस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन सबकी सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो हम चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। तो अब देखते हैं, तो अब हम एंगल की बात करते हैं। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊँ, क्योंकि पूरी डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस सिंपली a/2 हो जाएगी। अब एंगल की बात करते हैं, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के केस में ये एंगल 45 का होगा, ये एंगल 45 का होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो 90 हो जाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल भी 45 और 45 के हो जाएंगे। तो क्या हमें मिल गया, हमें φ1 और φ2 मिल गया, अगर मैं दोनों को अपोजिट सेंस में ही मेज़र कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ φ1 हमें मिला 45 और φ2 भी हमें मिला 45। तो अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं और हमें वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की मिल जाएगी। B = μ0 I/4π × a/2, ठीक है, इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, ठीक है। तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 यानी कि √2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी B = μ0 I/4πa इंटू, तो यहाँ पे √2 × 2 यानी कि 2√2। अब डायरेक्शन क्या थी, इनवर्ड थी, तो डायरेक्शन भी यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे जो कि होगी -K। तो इस तरह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा डायग्राम देखते हैं। तो इस टाइम पे हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं कुछ इस तरह से, और हमसे कहा जाए कि इसके सेंट्रॉइड पर, सेंटर या सेंट्रॉइड पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो सीधी बात है, अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ भी अंदर की तरफ और यहाँ भी अंदर की तरफ, यानी कि डायरेक्शन तो इन सभी केसेस में एक जैसी है, हमें बस फील्ड निकालनी है क्या होगी। तो अगर मैं बात करूँ
अगर इसकी साइड्स जो है ए है तो सबसे पहले तो हमें ये साइड्स निकालनी होंगी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में एंगल बाइसेक्टर हो या मीडियन हो या सब कुछ वो एक ही पॉइंट पे लाई करता है। तो अगर ये 30-30 के होंगे, ये 90 का होगा, तो ये एंगल और ये एंगल 60-60 के हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस साइड की या इस साइड की सीधे बात करते हैं तो ये तो a/2 होगी। ठीक है, अब ये साइड अगर मैं इसको कहूँ PQ, तो PQ, ठीक है, PQ विल बी PQ बाय a/2 इज इक्वल टू 1030। ठीक है, PQ बाय a/2 इज इक्वल टू 1030। तो यहाँ से PQ आ जाएगा a/2√3। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो गई, हमारे पास दोनों एंगल भी हैं 60-60 के। बस अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे और अब आंसर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से फिर से यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट। हाँ, इसमें हमने एज्यूम किया कि करंट I ही रहेगा। ठीक है, म्यू नॉट I बाय 4 पाई इंटू a/2√3 इंटू साइन 60 प्लस साइन 60। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसमें ये सारी साइन 60 की अब वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो जो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की आएगी वो होगी म्यू नॉट I बाय 4 पाई a इंटू 2√3। ये होगा √3/2, √3/2 ये हो जाएगा 2√3/2। तो ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 6 आ जाएगा, और यहाँ पे B की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6 म्यू नॉट I बाय 4 पाई a। आप देख सकते हैं कि ये 2√3 ऊपर जाएगा, √3/2 प्लस √3/2 आ जाएगा 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 2 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई ड्यू टू 1 वायर। अब 3 वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी वैल्यू वो B नेट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, B नेट इज इक्वल टू 6 3 जा 18 म्यू नॉट I बाय 4 पाई a। डायरेक्शन इसकी इनवर्ट थी तो हम लिखेंगे -k, या फिर हम लिख सकते हैं इनवर्ट भी, जो हमें अच्छा लगे, इनवर्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस को किए जा सकते हैं।